Good morning, students. Beta, this is geography, and you know that in geography chapter 4 agriculture is going on. So, beta, today is not turn of geography, but I'm posting the video. Alright, because beta, in geography this chapter was so long, and it took so much time to complete it. So that is why beta I'm posting the video without turn. You watch this video and understand beta. Alright, so here you see beta, the next topic is sugar cane. So beta, sugar cane, it is the main raw material for making sugar, गुड़ एंड खांडसरी. सो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो शुगर केन है, ठीक है ना, इसको हम हिंदी में गन्ना कहते हैं. एंड इट इज़ द मेन रॉ मटेरियल. जो रॉ मटेरियल मीन्स होता है कच्चा माल, ठीक है ना. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक sugar, गुड़ एंड खांडसरी. Sugar cane needs a long growing season, say about 10 to 14 months. And sugar cane took so much time to grow it properly, near about 10 to 12 या 10 to 14 months. कम से कम 10 से 14 महीने लेता है ये कंप्लीट ग्रो होने के लिए. इट ग्रोज वेल इन दोज एरियाज हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए बेटा? हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, जैसे कि गर्मी हो, गर्मी में, ठीक है ना. हॉट एंड ड्राई विंड्स आर हार्मफुल. सुगर कैन exhaust the fertility of the soil. Cheap transport is needed for the sending sugar cane from farm to the factories. और बेटा, जो शुगर कैन जब हम इसको राइप हो जाता है, व्हेन इट इज़ कंप्लीट फॉर द राइपनिंग, जब ये जो है कटने के लिए तैयार हो जाता है, देन वी नीड टू चीप ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो टू सेंड टू द फैक्ट्रीज. ओके, नाउ द मेन शुगर कैन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर. जो शुगर कैन की जो मेन कंट्रीज हैं, मीन्स द कंट्रीज विच प्रोड्यूस द शुगर इन एबेंडेंस, मीन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो शुगर कैन प्रोड्यूस करती हैं, वो कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, क्यूबा, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिजी एंड साउथ अफ्रीका. तो बेटा, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील आती है एट फर्स्ट नंबर, देन क्यूबा, देन इंडिया इज़ थर्ड नंबर. सो बेटा, ये मेन कंट्रीज़ हैं विच प्रोड्यूस द शुगर केन. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक बेटा, रबर. रबर इज़ मेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ अ ट्री. बेटा, एक ट्री होता है जिसकी लेटेक्स से क्या बनता है? रबर. लेटेक्स भी एक सब्सटेंस होता है विच इज़ स्टिकी एंड लिक्विड. ओके, व्हेन इट इज़ टेकन फ्रॉम द ट्री, जब ये ट्री से अलग किया जाता है, जब इसे ट्री से निकाला जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है और स्टिकी होता है. हुज टेक्निकल नेम इज़ हीविया ब्रेसिलिनिस. जिसका टेक्निकल नेम क्या है? हीविया ब्रेसिलिनिस. दिस रबर ट्री इज़ नेटिव ऑफ द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका. जो रबर ट्री का नेटिव कंट्री है वो अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका है. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. द वेल ड्राइंड एलुवियल सॉइल इज़ आइडियल फॉर इट. और इसके लिए जो सॉइल कैसी चाहिए रबर को ग्रो करने के लिए, रबर ट्री को ग्रो करने के लिए एलुवियल सॉइल चाहिए. इनफ लेबर इज़ नीडेड टू टैप द रबर ट्रीज ऑन द प्लांटेशन. और बेटा, जो लेबर है, लेबर मीन्स द पर्सन हु वर्क्स टू टेक आउट द लेटेक्स. जो काम करने के लिए पर्सनस होते हैं उनको हम लेबर कहते हैं. तो बेटा, एक ह्यूज क्वांटिटी में लेबर चाहिए, क्योंकि हर एक ट्री से लेटेक्स निकालना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लेबर चाहिए होते हैं. द मैन रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर. अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया एंड ब्राज़ील एट्सेट्रा. Rubber is widely used for many purposes. It ranges from erasing the lead pencil marks to automobile tubes and tires. बेटा, जो रबर का यूज़ है वो बहुत ही माइनर से मेजर तक है. मीन टू से कि छोटी सी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ों तक रबर का यूज़ होता है. जैसे कि जब आप पढ़ते हैं तो रबर का यूज़ करते हैं, वो भी रबर से बनी होती है. इरेज़र जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना. और जो व्हीकल्स के टायर्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रबर की बनी हुई होती हैं. नाउ बेटा, हेयर वन टेबल इज़ गिवन क्रॉप एंड मैन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़.
मीन्स यहाँ पे क्रॉप्स दी हुई हैं और इनकी जो मैन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो दी गई हैं। तो फर्स्ट क्रॉप आती है राइस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था राइस। सो मैन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान एंड कोरिया। बेटा यू हैव टू लर्न दिस टेबल ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड व्हीट, सो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, कनाडा है, चाइना है, अर्जेंटीना, रशिया, इंडिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। एंड कॉटन, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, मैक्सिको। जूट, इंडिया, सो इंडिया कम्स एट फर्स्ट नंबर टू प्रोड्यूस द जूट। सबसे ज़्यादा जो है जूट इंडिया प्रोड्यूस करती है। ओके, एंड जूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, जो अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार, ब्राज़ील। नाउ बेटा टी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इज़ इंडिया। बेटा इंडिया जो है जूट और इंडिया जूट एंड टी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो अपनी ही कंट्री है इंडिया। बेटा ये फर्स्ट नंबर पे है, ये ध्यान रखना। सो बेटा टी, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केनिया, इंडोनेशिया एंड जापान। ना कॉफ़ी, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इथोपिया, युगांडा, आइवरी कोस्ट। ना शुगर कैन बेटा ब्राज़ील, क्यूबा, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। ना रबर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया एंड ब्राज़ील। सो वन मोर थिंग बेटा, the crops are given and the main producing countries are also given. So these countries are given according to their numbers, means फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर। सो ये सारी की सारी कंट्रीज़ बेटा अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स दिए हैं। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो आप चाइना बताएंगे। वीट के लिए यूएसए बताएंगे, कॉटन के लिए चाइना बताएंगे, जूट के लिए इंडिया बताएंगे। तो ये बेटा अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स दी हुई हैं। ठीक है ना। Now beta next topic is green revolution. So beta it is most important revolution in the term of farming. फार्मिंग में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है ये। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, ये क्या चीज़ है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स विच लेड टू द इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ फूड क्रॉप्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। तो बेटा ये ग्रीन रेवोल्यूशन इसको क्यों कहा गया है? तो बेटा इन द टर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इट कम्स दैट व्हेन वी यूज़ द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड फॉर एग्रीकल्चर एंड वी यूज़ द हाईली यील्ड सीड्स, मीन्स ऐसे सीड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि जो क्रॉप है वो हाई यील्ड में हो, मतलब कि जो है उस ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हो। तो जब हम ऐसी सीड यूज़ करते हैं एंड व्हेन वी यूज़ द न्यू मेथड्स of farming and scientific method of farming and new implements of farming, then it comes in the term of green revolution. इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है किसी भी क्रॉप का ये बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टेल, देखो जैसे पुराने समय में क्या होता था, इन द एंशिएंट टाइम बेटा द फार्मर्स यूज्ड टू एनिमल्स फॉर प्लॉइंग द फील्ड, सो इट टुक सो मच टाइम टू प्लो द फील्ड। पुराने समय में क्या करते थे, जानवरों का यूज़ करते थे जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, हाथों से मैनुअल काम करते थे। अब क्या है, देखो बेटा ट्रैक्टर लेते हैं, न्यू इम्प्लीमेंट्स लेते हैं और बस फटाक से हो जाता है काम, है ना। तो इससे क्या है कि वी सेव आवर टाइम एज वेल एज वी आर गोइंग थ्रू टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स एट हाई लेवल पे, मीन ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप भी निकालते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके जब प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा तो इस रेवोल्यूशन को हमने नेम दे दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। सो द टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट। इस ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, मीन टू से कि इस टर्म को, इस वर्ड को किसने यूज़ किया था, तो डॉक्टर विलियम कैड ने यूज़ किया था। The purpose was to develop new varieties of wheat which were dwarf and more productive than the traditional varieties. तो इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो वीट है बेटा, ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ जो पुराने समय से वीट चल आ रहा था उससे भी बेटर, मतलब वीट इनको बनाना था, उससे भी बेटर वीट की सीड बनानी थी, बीज बनानी थी, ठीक है ना। तो उसी लिए जो है इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया और कुछ समथिंग ही हैड डन समथिंग न्यू इन द wheat seed. Now Dr. Norman Ernest Borlaug was awarded the Nobel Prize in 1970 for his contribution to increase the agriculture production to the world and developing the high yielding varieties of wheat.
बेटा एक डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट वर्लक भी थे जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1970 में। किसके लिए मिला था? कि इन्होंने जो है जो वीट की जो सीड थी उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ को इन्होंने तैयार किया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है हाई यील्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है अनाज मिले, ऐसी सीड्स को डेवलप किया था। इसलिए इनको जो है 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। एंड व्हेन ही डेवलप्ड द वैरायटीज़ ऑफ सीड इन 1951 इन मैक्सिको, मैक्सिको में इन्होंने जो है वीट की बहुत सारी वैरायटीज़ को डेवलप किया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स वर ऑल्सो डेवलप। इसी समय बहुत सारे केमिकल्स विच आर यूज्ड इन द फार्मिंग टू किल insects, germs which harms the yield, which harms the crops। ऐसे जो फील्ड होती हैं, जो खेत होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे जम्स होते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उनको किल करने के लिए इन दिस पीरियड मैनी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड हर्बिसाइड्स वर ऑल्सो developed. The strain of wheat were developed which could resist disease and could reduce the damage of the standing crops by the wind। और ऐसी ऐसी वीट को बचाने के लिए ऐसी भी दवाइयाँ यूज़ की गई जिससे कि जो है क्या है, जब वीट खेतों में खड़ा रहता है तो वो डैमेज होने से बच सकें और उनमें बीमारियाँ भी ना लगें। ऐसे केमिकल्स, पेस्टिसाइड भी डेवलप किए गए और आजकल हम यूज़ भी करते हैं। जो बच्चे फार्म पर रहते हैं उनके पेरेंट्स देखो यूज़ करते हैं, उन्हें पता होगा। द HYV मीन्स हाईली यील्ड वैरायटी सीड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मैक्सिको। सबसे पहले इसको मैक्सिको में जो है इन्वेंट किया गया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा, ये जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड विद इन 2 डेकेज, कितने 20 साल के अंदर अंदर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट इंक्रीज बाय द 3 टाइम्स। इससे क्या हुआ कि अगर हम 10 किलो वीट अगर निकलता था खेतों में, तो उससे क्या हुआ कि 30 केजी निकलने लगा। मीन जस्ट 3 टाइम्स, 3 मल्टीपल्स में निकलने लगा। दिस हेल्प इन नॉट ओनली मीटिंग द लोकल नीड्स बट ऑल्सो हैव सरप्लस फॉर एक्सपोर्ट। इससे क्या हुआ कि जो लैक ऑफ सीरियल था, मतलब अनाज की जो कमी थी, दैट इज़ जो है एकम्प्लिस, वो जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। एंड वी कैन ग्रो द वीट सो मच दैट वी कैन एक्सपोर्ट ऑल्सो। इतना ज़्यादा हम ग्रो करने लगे जिससे कि वो एक्सपोर्ट भी, हम बाहरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करने लगे। द फॉलोइंग मेजर्स वर एडॉप्टेड फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए गए थे बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ HYV ऑफ सीड्स, प्रोवाइडिंग इनफ एंड टाइमली वाटर फॉर इरीगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सिंचाई की गई। एडुकेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स वॉज डन ऑन प्रियोरिटी बेसिक। जैसे कि जहाँ पे हम होल्ड कर सकें गेहूँ को, वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है जगह ली गई। स्मॉल एंड सिंपल मशीन्स वर डेवलप्ड फॉर यूज़ ऑन द फार्म्स, मशीनों को इन्वेंट किया गया। द बैंक्स वर अथोराइज टू गिव क्रेडिट टू फार्मर्स ऑन सॉफ्ट टर्म्स। और बेटा कम ब्याज पे जो है बैंकों ने क्या किया कि किसानों को इंटरेस्ट भी देने लगी, ऋण भी देने लगी, जिससे कि क्या हुआ, किसानों ने जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए, नई नई बीज खरीद लिए और फसल को उगाने लगे। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हेल्प इन ट्रेनिंग द फार्मर्स। और जो कॉलेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो जो अच्छी फार्मर्स होते हैं उनको अपने यहाँ बुलाती हैं और ट्रेनिंग देती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग और यील्डिंग एनी न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। जैसे कोई भी जो है फसल है उसको जो है सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आप ऐसे करो, ये ऐसे होता है। रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट द विलेजेस एंड मार्केट ऑल्सो। और जो रोड्स थी, ठीक है ना, वो क्या हुआ, खेतों की जो रोड थी वो विलेजेस से कनेक्ट की गई और मार्केट से कनेक्ट की गई, जिससे कि जो है जो हमारा प्रोडक्शन खेत में होता है दैट कुड ईजली रीच टू द मार्केट एज वेल एज टू फैक्ट्रीज, जिससे कि वो आराम से फैक्ट्रीज और मार्केट में पहुंच जाए।
The success of Green Revolution helped in improving the general social and economic status of farmers and their families in different parts of the world. So when this Green Revolution has been succeeded, beta, so by it the farmers इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो इम्प्रूव्ड. क्या हुआ कि जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी अच्छे से इम्प्रूव्ड हो गई. मीन्स अगर उनके पास पैसा आ गया, उनके पास फैसिलिटीज़ आ गई, ठीक है ना, जिससे कि उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को और अपनी लाइफ को भी अच्छे से रन किया. सो बेटा दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन डन. नाउ योर होमवर्क इज़ टू फाइंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.